अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स। विदाउट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक होगी, जिसमें होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इसमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट क्या, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? इनकम स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट इज मेड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये जान सकें कि हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ हमें, ठीक है, पूरे साल में। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सबसे ऊपर हेडिंग आएगी, हेडिंग के अंदर आ जाएगा ओनर का नाम, मतलब ये XYZ जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली क्या होता है? ओनर्स नेम, ठीक है, ओनर्स नेम और बिजनेस नेम। अगर ओनर का नाम नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर मैं वर्ड्स का इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो ऊपर क्या लिखेंगे? वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं ये कहते हैं अहमद अशरफ का इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो लिखेंगे अहमद अशरफ। अगर बंदे का इंडिविजुअल होगा, सोल ट्रेडर, तो उसका नाम लिखेंगे, और अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस का नाम भी लिख सकते, जो क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मेट नहीं दिया होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको जी, ये लाजमी याद है। क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज के साथ पूरा दिया जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इनका ये आपने ऊपर लिखा ओनर का नाम, उसके बाद लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। मतलब 2012 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्चुअली जो है ईयर एंड की डेट, जो जब साल खत्म हो रहा है वो डेट। यहाँ मैंने 2012 इसलिए लिखा है कि आगे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए सब में 2012 ही है ईयर एंड डेट। यहाँ पर आपको ईयर एंड डेट लिखनी होती है, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा ही 2012 ही हो। स्टार्ट किससे करेंगे हम? सेल्स से। सेल्स, फिर लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नेट सेल्स। फिर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ठीक है, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब चीजें क्या क्या है बता रहा हूँ मैं। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब साल के शुरू में। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा हो, कैपिटल नहीं होता। गुड्स बॉट फॉर रीसेल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। वो गुड्स जो कि हमने खरीदे हैं वापस बेचने के लिए। अगर हमारा बिजनेस है, ये स्टेशनरी की दुकान है, ये मार्कर्स हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है, ठीक है। अगर मेरी घड़ियों की दुकान है तो ये जो वॉचेस मेरी दुकान में रखी हुई है मेरी इन्वेंट्री है। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब पिछले साल जो सामान बिका नहीं था, बिकने से रह गया था, जो बच गया था, तो वो इस साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया। अच्छा, ऐड करेंगे इसमें परचेजेस। परचेज का मतलब जो नए गुड्स हमने खरीदे हैं वो ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स से मुराद क्या है कि मेरे कुछ जो है ना कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। लेकिन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस? गुड्स को हमारे पास लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड्स। जैसे कि एक पिज्जा हट है, पिज्जा हट वालों के पास जो रॉ मटेरियल आता है, चिकन है, चीज है, और जो भी चीजें हैं इनकी रॉ मटेरियल्स, ये सब कुछ जो अपने पास लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है? कैरेज, उसको लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, दैट इज कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। और जो रेडीमेड पिज्जा है उसको कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए जो राइडर जा रहे हैं, उनका जो खर्चा है दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, लेकिन कैरेज इनवर्ड्स है जो हमारे पास गुड्स लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड कस्टमर को पहुंचाने का खर्चा। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है? एक्सपेंसेस में जाता है। और कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? परचेज में ऐड हो जाते हैं। कैरेज इनवर्ड्स से क्या होता है? हमारी परचेज महंगी हो जाती है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने जो है मतलब रॉ मटेरियल ऑर्डर किया 10,000 का, तो 500 रुपए के उसके ऊपर मुझे चार्जेस लगे कैरेज के, तो मेरे रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,500। तो इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होंगे? परचेज रिटर्न जो है बेसिकली जब गुड, जो हमने कुछ गुड ऐसे होते हैं डिफेक्टेड आ जाते हैं, वो हम वापस कर देते हैं, तो उसकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। गुड्स ही वापस कर दी हमने। या कभी कभार ऐसा होता है गुड्स डिफेक्टेड भी नहीं है लेकिन बस एक्सेस हो गए हैं, और हमारी सप्लायर से हमारी बातचीत है कि ठीक है यार एक्स्ट्रा हो तो आप वापस कर देना, तो हमने वापस कर दिया उसको, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न। और फिर उसके बाद लास्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब जो पूरे साल में गुड्स जो नहीं बिके, बच गए, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अब क्या करेंगे? तीन चीजें प्लस में, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और कैरेज इनवर्ड्स, और दो चीजें क्या है? माइनस में। तो इनका जो टोटल है, इन पांचों चीजों का जो टोटल है वो क्या आएगा? ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम ऊपर नेट सेल्स से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। अदर इनकम का मतलब होता है बिजनेस की कोई साइड इनकम, ठीक है, बिजनेस की कोई भी साइड इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, ये सब क्या है? हमारे एक्स्ट्रा इनकम है। हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? फीस, ठीक है। और अदर इनकम क्या होती है?
जो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे कि कहते हैं जो स्कूल से आपने रेंट, जो कैंटीन से रेंट लिया है, कैंटीन वाले को रेंट पे रखा हुआ, रेंट लिया होगा उससे, कोई बुक शॉप, स्टेशनरी शॉप होती है, उससे रेंट आता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, आपके अदर इनकम्स हैं। अच्छा, इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है, अदर इनकम्स। तो ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज रिसीव्ड हो। रिसीवेबल नहीं आएगा, याद रखना, आप देखना कहीं कहीं रिसीवेबल लिखा होगा, वो नहीं लेना। जैसे ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेना है आपको। रिसीवेबल का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, वो अलग चीज, रिसीवेबल मतलब हमें रिसीव करने हैं, ठीक है ना। ये जो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई भी चीज ऐसी चीज आएगी वो हमारे लिए, हाँ। और ट्रेड रिसीवेबल तो बेसिकली सेल्स से रिलेटेड होता है ना, कि हमने गुड्स बेचे हैं, हमें यहाँ क्या लिखना है, अदर इनकम लेनी, सेल्स के अलावा बाकी इनकम्स। इसी तरीके से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस के जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस है, जिसमें रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एंड वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी चीज, सारे एक्सपेंसेस हो सकते, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कोई नाम आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम है, चेंज आ सकते हैं कोई, ठीक है। इन सब को हम लिखेंगे, इन सब का टोटल करेंगे सारे एक्सपेंसेस का, तो जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर ये वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। इस वैल्यू का कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे अदर इनकम, तो ये अगर इसकी कोई इसका कोई फिक्स नाम नहीं है, वैसे लिख देंगे, इसमें माइनस करेंगे इसमें से ये एक्सपेंसेस, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। अगर ये माइनस में आएगा आंसर तो लॉस होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर एक रूल ये है कि माइनस में कभी भी कोई चीज़ आती है तो उसको माइनस नहीं लिखते, ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर माइनस में आ रहा होगा तो क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ लॉस को क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है लॉस को, ठीक है, ये है बुक में। अच्छा, इसी तरह से जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अच्छा, एक काम करो आप लोग, पहले आप लोग है ना इनकम स्टेटमेंट बना लो, एक क्वेश्चन नंबर 2 की, उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 1 की बनाई थी हमने, अच्छा 2 की बना ली, सॉरी 3 आज स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 की आप लोग जो है ना इनकम स्टेटमेंट पहले बना लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बैलेंस शीट थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा मेरे मुंह से बार बार बैलेंस शीट का वर्ड निकल रहा है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पुराना नाम था बैलेंस शीट, तो हम कभी कभार बैलेंस शीट बोल देते हैं, लेकिन ये है कि इसका सही नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अभी देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स कितनी है, 396,000 लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ट्स को सेल्स रिटर्न बोलते हैं, 14500। मसला नहीं है कोई, आंसर आ जाएगा नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा देखो, 3 चीजें प्लस में, 2 चीजें माइनस में। रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न एक ही बात है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000, ऐड परचेजेस 212,000, then add carriage inwards 8,000, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा आपको मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन से। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आगे जा रहे हैं। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, देखो पहले तो हमने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्या नाम है हमजा, बेटा आप बोर्ड पे देखोगे जरा गौर से। सेल्स है 396,000, ठीक है, लेस
रिटर्न इनवर्ट यानी कि सेल रिटर्न कितना आएगा माइनस होने के बाद? माइनस करो जरा, कोई कैलकुलेशन कर ले। 396,000 माइनस 14500 14500 381,500। अच्छा, अब क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ट, ये दोनों चीजें ऐड वाली हैं और दो चीजें लेस हैं। ठीक है, तो टोटल फाइनल आंसर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होंगी? 20,000 प्लस 212,000 माइनस 8600। कैलकुलेशन करो बेटा जल्दी से। एक्सपेंसेस में आएंगे अगर हैं तो, एक्सपेंसेस में आएगा। $213,400। आंसर हो जाएगा 168,100। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड 9700। ऐड करेंगे 177,800। लेस करेंगे एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल 213,400 है और फिर 381,500 से माइनस करेंगे तो 168,100 आएगा। और जो आंसर आएगा उसको माइनस में ही रखना है क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखो, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, हेडिंग में लिखा हुआ है ना लेस, यानी कि हाँ, जो माइनस में उसको माइनस करेंगे, जो प्लस में उसको प्लस करेंगे। लेस एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस में कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड है क्वेश्चन में? जरा देखें, नहीं है कैरेज आउटवर्ड्स। पहला एक्सपेंस रेंट से स्टार्ट हो रहा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा थोड़ा सा फॉर्मेट देखो, मैं किस तरह याद करवा रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, याद रह जाएगा आपको। सबसे पहले सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो आपके पास आएगा नेट सेल्स। फिर आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में टोटल 5 चीजें होती हैं, याद रखना है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स, और दो चीजें क्या होती हैं माइनस में? लेस रिटर्न आउटवर्ड्स और लेस क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन पांचों चीजों को टोटल किया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब इसको माइनस करेंगे नेट सेल्स में से तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ऐड करेंगे अदर इनकम, फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस। हाँ, अब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, रेंट कितना है आपका? 11,800, 11800। देन इलेक्ट्रिसिटी 15,000। सैलरीज एंड वेजेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड और फ्यूल एक्सपेंसेस। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा आपको कहाँ से मिलेगी? ट्रायल बैलेंस में से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। साथ ही साथ आप डेट भी देख सकते हो। बैड डेट रिटर्न ऑफ भी आपका एक्सपेंस है। इनको छोड़ दो, नहीं नहीं, इनको अभी नहीं लेना है। अपने जो फॉर्मेट में है उस हिसाब से चलना है अपने वो। अच्छा, फ्यूल एक्सपेंसेस के बाद आएगा बैड डेट्स और फिर लोन इंटरेस्ट पेड, ये भी आएगा एक्सपेंस में।
अच्छा, फ्यूल एक्सपेंसेस हमारा कितना है? फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, ये तो हो गया। बैड डेट्स हैं 3800 और लोन इंटरेस्ट है 5000। टोटल कर लो इन सबको और माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, मुझे कैलकुलेटर इज अलाउड, दो अकाउंट्स में अलाउड है नहीं, टेस्ट में आपको लेकर आना होगा कैलकुलेटर। अच्छा लिसन, मुझे ये बताओ टोटल क्या आ रहा है एक्सपेंसेस का? 88,400 यही आ रहा है बेटा आप लोगों का भी? अच्छा, अब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया? 89,400। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो है फॉर्मेट आप लोग देख लें जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या आता है, उसी तरह से जैसे इनकम स्टेटमेंट में ओनर्स नेम और बिजनेस नेम, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है फॉर द ईयर, और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है एज एट और एंड ऑफ द ईयर की डेट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, ये फिक्चर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर, ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कोई नाम आ सकता है, आपको देख के खुद जज करना है कि ये 1 साल से ज्यादा लाइफ है या कम है। इन सबको हम लिख देंगे पहले नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में। इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और कैश, ये 4 चीजें आती हैं फिक्स्ड, ठीक है। और आपने सीक्वेंस भी यही रखनी है। करंट एसेट में सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल आएगा, फिर आएगा बैंक और फिर आएगा कैश। इनको टोटल करेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? टोटल नॉन करंट एसेट्स प्लस टोटल करंट एसेट्स, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपको क्या आएगा? टोटल एसेट्स। अच्छा, फिर हम चलेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट का मतलब जो 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे तक चले हमारे पास, और करंट का मतलब जो जल्दी खत्म हो जाए, 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए। अच्छा, इसी तरह से करंट फिर आता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मेट क्या है? कैपिटल का हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हो। ओपनिंग कैपिटल मतलब ओनर ने पिछले साल कितना पैसा लगाया हुआ था बिजनेस में। फिर नेट प्रॉफिट आया, इस साल का नेट प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है। और ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल कम हो जाता है। एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। ड्राइंग से क्या मतलब है हुजैफा? ड्राइंग का मतलब होता है कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए घर पैसे लेकर जाए तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करेंगे तो क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है ओपनिंग कैपिटल, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल और इसका मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस लिखो है कैपिटल एक ही बात है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये ओपनिंग कैपिटल ही कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो आंसर आएगा इसको यहाँ नेक्स्ट कॉलम में ले जाएंगे। फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ लोन आता है।
फिर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये जो है कहते हैं कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, लोन मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज तीनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो है इसके बराबर होनी चाहिए, टोटल एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगी इसका मतलब है आपने कोई गलती की है। ये जो मैंने लिखी है दोनों, ये वाली वैल्यू टोटल एसेट्स की वैल्यू और कैपिटल एंड लायबिलिटीज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्योंकि देखो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो एसेट जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होने चाहिए। अगर आपको बैलेंस नहीं भी आया तो थोड़ी जीरो मिलेगा। अगर बैलेंस नहीं आता है इसका मतलब क्या है कि कोई गलती है, तो जितनी जो गलती होगी उसके मार्क्स कट जाएंगे। अगर एक गलती होगी तो एक मार्क्स कटेगा, दो गलतियां होंगी दो, जितनी गलतियां होंगी जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आ रहा है उतने मार्क्स कट जाएंगे, पर गलती एक मार्क कटेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर बैलेंस नहीं आया तो आप बोलो यार गए भाई सारा जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या बात है, क्या कहना है भाई। ऐसे लेके पेपर के वक्त तो कुछ याद ही नहीं होता। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे ओनर का नाम, ठीक है, ओनर नेम इज मलिंगा। अब स्टार्ट फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ईयर एंड डेट, ईयर एंड डेट इज 31 दिसंबर 2012। अच्छा स्टार्ट होगा नॉन करंट एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में, मोटर व्हीकल्स और कंप्यूटर्स। करंट एसेट्स में क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक कैश। ओपनिंग कैपिटल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। मोटर व्हीकल्स एंड कंप्यूटर ये आ गए आपके नॉन करंट एसेट्स। अच्छा लेट मी फिनिश, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में मोटर व्हीकल है 245 और कंप्यूटर है 220। नॉन करंट एसेट वो है लॉन्ग टर्म चलते हैं, जो आपने एक दफा खरीद लिया उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म है, ज्यादा अरसा चलेगा। हाँ तो ये हो जाएगा टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल सॉरी नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट assets, then current assets, ये सारे ऐड हो गए ना। closing inventory, trade receivables, बैंक और कैश। बैंक नहीं है ना, बैंक दूसरे साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा बैंक नहीं है, बैंक देखो क्रेडिट साइड पर होगा तो बैंक नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पर जब बैंक होता है इसका मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ नहीं आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा ये। और कैश है 5500। हो सकता है आप लोग यही गलती हो। ठीक है, बैंक लोन जो होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी है। कैश में तो लिखा है मैंने, बैंक में देखो वैल्यू नहीं लिखी, क्यों? बैंक अगर क्रेडिट साइड पर लिखा होगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। टोटल एसेट्स, उसके बाद आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। हाँ ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर
लेस ड्राइंग्स। तो ये क्या क्रेडिट में आएगा डेबिट में आएगा? क्रेडिट और डेबिट नहीं होता इसके अंदर, ये सिर्फ वर्किंग वाले दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आएगा। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 299,234। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाला 89,400। और ड्राइंग्स हैं क्वेश्चन में कितनी? 22,300। ओपनिंग कैपिटल 340,800 है ये। ओपनिंग कैपिटल है 340,800। मेरा आधा आंसर तो गलत हो गया। यहाँ से आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। फिर आएगा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा लोन। कितने का लोन है? 80,000 का लोन है। ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आता नहीं है, बस टोटल में लिखा है। अच्छा, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है? 30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,600। तो ये जाएगा 533। देखो मैजिक बराबर आ गया। देखो सर मेरा भी टाइम तो